हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक की बात करेंगे। दोस्तों इसमें से अभी हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, ये हमारे नए सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको भारतीय दर्शन करवाने वाला हूं। और सबसे खास बात आज की वीडियो की ये होने वाली है कि मैं आपको 2020 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे इंडियन लॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड, वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इंडियन लॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सभी को पजलिंग हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आज अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपको इंडियन लॉजिकल सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये देखिए, ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है 2020 के। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी शिफ्ट 20 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने हिंदी इंग्लिश के अंदर अलग अलग किए हुए हैं। जैसे रिसर्च के जो भी क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, लॉजिकल रीजनिंग के अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज थ्योरी करेंगे इंडियन लॉजिकल से रिलेटेड, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आए, ये देखिए ये जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हम करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करने, कहां से कैसे करने हैं। अब देखिए जब भी हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कहां से आते हैं ये। लेकिन दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज हम यही करने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा के दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलोसफी की। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, काफी तरह की टर्म्स है, काफी तरह की चीजें है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। और वैसे तो देखिए अगर इसके बारे में हम पढ़े तो बहुत ज्यादा डिटेल में है ये चीजें करें तो हम क्या पता एक महीने तक हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसके अंदर बेसिक चीजें करने की कोशिश करेंगे। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वही उन्हीं को पॉइंट आउट करते हुए हम देखेंगे ये टॉपिक। ये देखिए भारतीय दर्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों श्रुति की बात करते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, और आज भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं कि 2020 में इस तरह इसमें से कैसे क्वेश्चन आया है। देखिए श्रुति क्या है दोस्तों, श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्मों का समूह है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनका एक समूह है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनाई गई थी और जो शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। यानी कि जो ईश्वर के बारे में कोई भी किसी ने सच्ची वाणी कही है, किसी धर्म गुरु ने या ऋषि ने कही है और उसको सुन के फिर आगे किसी ने सुनाई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रुति इसको बोला जाता है। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इस दिव्य स्रोत के कारण इन्हें धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इनके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया है, यानी कि ऐसे ग्रंथ जिनके बारे में ऋषि मुनियों ने नहीं बताया है भगवान के बारे में, तो उनको क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। जो ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं बताई गई है उनको क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। और जो ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है, सच्ची बातें बताई गई है ईश्वर के बारे में, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना, मैं बार बार कह रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे देखिए, आगे इसमें और क्या चीज है, जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या को
माने जाते हैं। यानी कि फिर ये जो स्मृति है, ये स्मृति बहुत आगे जाके बढ़ती है और इसका जो श्रुति जो होती है हमारी, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये क्या है कि ये विस्तार, ये कन्वर्टेड होती है, ठीक है। और इसके अंदर आगे हम देखते हैं, इसके अंदर क्या है, श्रुति और स्मृति में कोई विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं। ये हमारा यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आया दोस्तों 2020 के अंदर, ये ध्यान से देख लीजिए आप। जब श्रुति और स्मृति दोनों के अंदर कंट्राडिक्शन हो जाए तो किसको सही माना जाएगा, हमारी श्रुति को राइट माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये ओरिजिनल चीज होती है, भगवान के बारे में किसी ऋषि मुनि ने बताई हुई होती है, तो हम श्रुति को बिल्कुल राइट मानेंगे, ठीक है। और देखिए श्रुति में 4 वेद आते हैं। श्रुति में 4 वेद कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये 4 वेद इसके अंदर आते हैं। और आगे हम देखते हैं, जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उनकी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करने के लिए वेदों का प्रकाशन किया है, जिससे मनुष्य अंधकार से दूर हो जाए और भ्रमजाल से वो छुटकारा पा ले। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे 4 वेद है, कौन कौन से हैं, हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद किसके बारे में बताता है, ज्ञान कांड के बारे में बताता है, यजुर्वेद कर्म कांड के बारे में बताता है, सामवेद उपासना कांड के बारे में बताता है और अर्थवेद विज्ञान कांड के बारे में बताता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो समस्त दर्शनों की उत्पत्ति वेद से ही हुई है, जितने भी दर्शन है वो लगभग वेद से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक या नास्तिक 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दर्शन को मुख्य रूप से किस में बांटा गया है, एक तो आस्तिक और एक हो गया नास्तिक हो गया, ये 2। और ये हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आए दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे केवल सिलेक्टेड करवा रहा हूँ, फालतू की चीजें कोई नहीं करवा रहा, जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आई है। और अब देखिए इन ये 2 कैटेगरी आ गई हमारे पास, एक आस्तिक आ गई, एक नास्तिक आ गई। इन दोनों कैटेगरियों के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान होना, ये आप ध्यान में रखना। और आगे हम बात करते हैं, ये हमने 2 कैटेगरी की, एक आस्तिक की एक नास्तिक की। अब देखिए आस्तिक और नास्तिक के अंदर कितनी कैटेगरी आती है, आगे ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आस्तिक या वैदिक दर्शन को हम ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। और हिंदी इंग्लिश में आप दोनों में याद रखने की कोशिश करना, कहीं हिंदी में ये ना हो कि थोड़ा ऊट पटांग वो दे दे, आपको समझ में ना आए, तो आप कोशिश करना कि आपको इंग्लिश में भी ये चीज याद रहे। देखिए आस्तिक या वैदिक दर्शन को आगे 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग कौन से हैं, एक है नंबर 1 पे मीमांसा। अब देखिए मीमांसा जो है इसको इंग्लिश में हम मीमांसा ही बोलेंगे, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, हिंदी में याद रखिए। न्याय को न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत। ये 6 जो है दोस्तों, ये हमारे 6 दर्शन हमारे आस्तिक और वैदिक दर्शन माने गए हैं, ऑर्थोडॉक्स दर्शन माने गए, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है ये। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास नास्तिक या अवैदिक दर्शन। अब ये जो ऊपर हमने 6 किया ना, इनको हम डिटेल में करेंगे दोस्तों, डिटेल में करना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है और इनमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं। आगे हमारे पास नास्तिक या अवैदिक दर्शन, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसको हम अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। और इसके कितने पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। चार्वाक दर्शन दूसरा है, बौद्ध दर्शन तीसरा है, जैन दर्शन। अब देखिए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आस्तिक दर्शन क्या होता है और नास्तिक दर्शन क्या होता है। देखिए आस्तिक और नास्तिक में थोड़ा सा मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आस्तिक दर्शन क्या होता है, आस्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों के अंदर विश्वास करे, वेदों में जो जो बातें लिखी गई है उन पे विश्वास करे, वो क्या हो गया, आस्तिक दर्शन हो गया। और जो लोग वेदों पे विश्वास ना करे, ठीक है, वो क्या हो गया, नास्तिक हो गया। नास्तिक को आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे जो भगवान में विश्वास ना करे, वो चीजें भी हो गई। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब निकल रहा है, वो जो वेद वगैरह है उन पे ध्यान ना दे, उनकी बातों को ना माने, तो वो यहाँ पे बोला जाएगा नास्तिक। और जो वेदों के बारे में अपनी अच्छी राय रखे, उन पे विश्वास करे, उनमें जो बातें लिखी गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे, ठीक है।
तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। आस्तिक या वैदिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स जो है उसके 6 पार्ट है, उन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और इनसे जो जो क्वेश्चन आए वो साथ के साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन रिपीट होता है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास मीमांसा है, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। इसको एग्जाम के अंदर पूर्व मीमांसा भी आया हुआ है हमारा, ठीक है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दोनों के दोनों एक ही चीज है। का उद्देश्य वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय देना है। इसका उद्देश्य क्या है? वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है। और अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न इस दर्शन में मिलता है। ये क्या करता है कि वेदों में जो प्रमाणिकता है उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं क्योंकि इनमें कर्म कांडों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रेरणाता कौन है? जेमिनी है। ये आप ध्यान में रखना, इनको किसने दिया था? जेमिनी ने बताया था इसके बारे में, ये आप ध्यान में रखना। ये हमारे जो मैच द फॉलोइंग है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है। इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल है। मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आपको पॉइंट आउट नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके अंदर 6 बताए गए हैं, 6 दर्शन बताए गए हैं। और ये कौन कौन से हैं आप अच्छे से ध्यान में रख लेना क्योंकि इसमें से एग्जाम आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिखाने वाला हूं। इसके अंदर कौन कौन से है हमारे? एक तो है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर है शब्द, फिर है उपमान, फिर है अर्थापत्ति, फिर है अनुपलब्धि। ये चीजें, ये 6 है हमारे। आप इनके केवल नाम याद रख लीजिए, डिटेल में हम इनके बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसी में क्या है हमारा, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। आगे हमारे पास न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के अंदर क्या होता है? न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है? ऋषि अक्षयपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इनके कौन है प्रवर्तक, कौन है? ऋषि अक्षयपाद गौतम इनके प्रवर्तक है। इन्होंने इसके बारे में बताया था। जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जिन तत्वों से हमें ज्ञान का पता चल जाता है, ज्ञान मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं? न्याय की संज्ञा दी जाती है। देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिनकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। यानी कि जिनकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जाए उसे हम क्या कहेंगे? न्याय कहेंगे। प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। प्रमाणों के आधार पर कोई हमारे पास प्रूफ है, उसी के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना हमारे लिए क्या है? न्याय है। और इसके अंदर हम एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान करने में सहायता करे, अर्थात वह साधन या प्रक्रिया जिसके द्वारा दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो। किसी के द्वारा हमें किसी चीज का पता चले, उसका ज्ञान हो, ठीक है। प्रमाण न्याय का प्रमुख विषय है। जो प्रमाण जो है ना वो न्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रमा नाम है यथार्थ ज्ञान का। यथार्थ ज्ञान का जो करण हो अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। अब देखिए न्याय दर्शन में क्या क्या हमारे दर्शन है उसके अंदर हम देखते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। प्रत्यक्ष के अंदर ये देखिए, न्याय दर्शन के अंदर कितने हमारे 4 दर्शन है। कौन कौन से है? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया और शब्द हो गया। और उसके अंदर ऊपर क्या था हमारा? ऊपर हमारे 6 थे। इसके अंदर ये देखिए हमारा मीमांसा के अंदर कितने थे? 6 थे। और ये मैं आपको बाद में भी रिपीट करवाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन आया है और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। आप ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों। 2020 में जो क्वेश्चन आए हमारे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हमारे पास वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आए। इस दर्शन का नाम कणाद और ओल्यूक्यू भी है। इस दर्शन का जो
प्रतिपादक है वो कौन है? कणाद है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। वैश्विक का अर्थ है पदार्थों में भेदों का बोधक। एक मिनट, इसको दोबारा से देखते हैं, इसके अंदर क्या है? वैशेषिक का अर्थ है पदार्थों में भेदों का बोधक, यानी कि जो पदार्थ है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है उसका ज्ञान करने के लिए जो हम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वैशेषिक दर्शन कहेंगे। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या आए हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो, हाँ, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, इन 4 प्रमाणों को न्याय दर्शन माना गया। ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, इनको क्या माना गया? न्याय दर्शन माना गया। लेकिन इसके अंदर वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान, इन्हीं 2 प्रमाणों को मानता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर क्या है? केवल 2 ही चीजों को माना जाता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 2 को माना जाता है। और न्याय दर्शन के अंदर 4 चीजों को माना गया था, और हमारा मीमांसा के अंदर 6 चीजें मानी गई थी। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के अंदर क्या है? भारतीय दर्शन पद्धति में सांख्य सबसे प्राचीन माना जाता है। महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। ये किसके द्वारा दिया गया था? महर्षि कपिल के द्वारा बताया गया था इसके बारे में। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 2 है। 2 तत्व कौन कौन से हैं मूल? एक प्रकृति और दूसरा पुरुष यानी कि आत्मा। एक तो प्रकृति नेचर हो गया, दूसरी हमारी आत्मा हो गई। ये 2 तत्व इसके अंदर माने गए हैं। यह प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी हुई है। यानी कि प्रकृति, पंचभूत कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे जल हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, इनको हम 5 पंचभूत बोलते हैं। और पुरुष यानी जीवात्मा यानी कि चेतना होती है। ये चीजें इसके अंदर सांख्य दर्शन के अंदर। और उसके बाद में हम बात करते हैं योग दर्शन के बारे में। हम बात करते हैं, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन, आत्मा एक साथ लाने का काम होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? मेडिटेशन वगैरह करते हैं। योग के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह शब्द, प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। वही बात आ गई, ये मेडिटेशन से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि पूरे देश में, अब तो पूरे देश में, सभी दुनिया में ये फैला हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वेदांत की बात करते हैं। नंबर 6 पे वेदांत की बात करते हैं। वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उत्प्रेरित करता है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा कि हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त करें, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है जो वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वे है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और श्री मध्वाचार्य, जिनको क्रम से इन 3 शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो 3 शाखाएं हमने पढ़ी है, इनके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य है। शंकराचार्य किसके हैं? अद्वैत वेदांत के हैं। और फिर रामानुज किसके? विशिष्ट अद्वैत के हैं। फिर श्री मध्वाचार्य ये किसके? द्वैत के हैं। इसमें से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, वेदांत में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप बेसिक नॉलेज के लिए देख लेना, क्या पता आगे इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है नास्तिक या अवैदिक दर्शन। ऊपर हमने क्या किया था? आस्तिक दर्शन किया था। अब है नास्तिक दर्शन है, जो हमारा भगवान वगैरह में विश्वास ना करे, वेदों में जो विश्वास ना करे, उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे, या फिर अनऑर्थोडॉक्स फिलोसफर भी कहेंगे। और अब इसके अंदर जो नंबर 1 पे आता है दोस्तों, वो है हमारा चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम के अंदर। चार्वाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। ये आप ध्यान में रख लीजिए, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। ये किसको मानता है? ये देख लीजिए, यह केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाऊंगा मैं आपको। ये केवल किसको मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, तथा प्रालौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। यानी कि परलौकिक जो शक्तियां वगैरह होती है, जो सिद्धांत पहले दिए गए हैं वेदों में, वो ये उसको नहीं मानता।
यह दर्शन वेद बाह्य भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन भौतिक विचारधारा है, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है लोक में, जनता में व्यापक रूप से प्रचलित। ये क्या कहता है ये दर्शन कि जो चीज हमारे सामने फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, जो हमारे सामने जो हमारे समाज के अंदर व्यापक है, जो हमें दिख रही है, वो ही सच है। इन्होंने कहा था ना कि ये देखिए, ये प्रमाण को, ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट है उसी को ही ये सही मानता है। और इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये दोबारा पढ़ लीजिए। चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, एकमात्र वही सही है, उसी को इसने सही माना है। जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसी चीजों को सत्य नहीं माना जाना चाहिए। संसार की वस्तु का हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बोध होता है। ठीक है, तो ये वही चीज आ गई ना, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो, जिसको हम छू सकते हो, जिसको हम सूंघ सकते हो, जिसको चख सकते हो, इसी को इसने चार्वाक ने बिल्कुल राइट माना और सारी चीजों को इसने डिनाई कर दिया है और सभी चीजों को इसने छोड़ दिया है और किसी को भी इसने सही नहीं माना है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो ये वीडियो आप पूरा देखना। आगे दोस्तों हमारे पास बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन के अंदर क्या है? बौद्ध दर्शन से अभिप्राय उस दर्शन से जो भगवान बुद्ध के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा विकसित किया गया, बाद में पूरे एशिया में उसका प्रसार हुआ। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दुख से मुक्ति बौद्ध धर्म का सदा से प्रमुख ध्येय रहा है। इसका प्रमुख जो मेन पॉइंट क्या रहा है? दुख से मुक्ति बौद्ध धर्म का प्रमुख ध्येय रहा है। कर्म, ध्यान तथा प्रज्ञा इसके साधन रहे हैं। बुद्ध के उपदेश 3 पिटकों में संकलिप्त है। ये 3 पिटक क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक कहलाते हैं। ये पिटक बौद्ध धर्म के आगमन है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। 1 मिनट रुकिए, हाँ जी आगे आएगी। हाँ ये रही एक चीज में। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसके अंदर अपोहबाद ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? बौद्ध दर्शन में यथार्थवाद के साथ मिलकर इन्होंने सभी वेदों को अस्वीकार करते हुए और अपने सिद्धांत का पोषण करने के लिए इसकी स्थापना की थी। यानी कि जितने भी हमारे वेद वगैरह थे उनको अस्वीकार इन्होंने कर दिया था और अपने जो भी सिद्धांत है उनका पोषण करने लग गए थे। तो इसे क्या बोला गया था? अपोहवाद बोला गया था। अपोह का अर्थ है सदृश्य वस्तु के समूह से निदृश्य वस्तुओं को अलग करना। यानी कि जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट है उसी को स्वीकार करना, और जो चीजें हमें दिख नहीं रही है, जैसे भगवान है, भगवान हमें दिखता नहीं है, तो ये इन्होंने जितनी भी चीजें नहीं दिख रही उन सभी चीजों को छोड़ दिया और जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही उनको इन्होंने ले लिया। ठीक है, और एक और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अंदर 3 चीजों को माना गया था। 3 चीजें कौन कौन सी? एक तो थी हमारी प्रत्यक्ष, एक अनुमान, और तीसरा क्या था? अपोहवाद। इन 3 चीजों को इसके अंदर माना गया था। ये तीनों चीज आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, काफी बार रिपीट हुआ, आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, ये मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। और ये देखिए आगे हमारे पास नंबर 3 पे जैन दर्शन है। जैन दर्शन के अंदर क्या है? जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यानी कि जो लड़ाई वगैरह करते हैं उसको इन्होंने अस्वीकार किया है, अहिंसा को इसने सर्वोच्च स्थान दिया है। जैन धर्म की मान्यता अनुसार 24 तीर्थकर समय समय पर संसार चक्कर में फंसे जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देने इस धरती पर आते हैं। ठीक है, ये इन्होंने ये बात कही थी। और अगर इसमें और चीजें पढ़ना चाहे तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के द्वारा जैन दर्शन का पुनरावरण हुआ था। भगवान महावीर के द्वारा इनका पुनरावरण हुआ था। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज तो मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर कुछ है तो इसमें आप देख लेना। अगर आप इसमें पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, फिर भी आप इसमें पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। लेकिन अब मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो और एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए, दर्शन शास्त्र के विषय यहाँ पे दिए गए हैं और कौन से दर्शन को
किसने रचा था वो यहाँ पे दिया गया है। न्याय है, न्याय को किसने दिया था, गौतम मुनि ने दिया था। और इसके अंदर किन किन चीजों की बात की गई थी, प्रमाण, उत्पत्ति, तर्क, विज्ञान इत्यादि की बात की गई थी। आगे है वैशेषिक दर्शन है, इनको किसने दिया था, कणाद मुनि ने दिया था। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने दिया था। योग को पतंजलि मुनि ने दिया था। पूर्व मीमांसा को जैमिनी मुनि ने दिया था। उत्तर मीमांसा, और ये मीमांसा वही चीज है हमारी, व्यास मुनि ने दिया था। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज हम दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन से दर्शन के अंदर किन किन प्रमाणों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये देखिए इन्होंने क्या कहा है कि विभिन्न दर्शनों के विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, किन किन दर्शनों में कौन कौन से प्रमाण ग्रहित हुए, यह नीचे दिया गया है, इसके बारे में हम बताते हैं। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं। चार्वक है, चार्वक में केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताया गया है। अभी हम ऊपर करके आए, चार्वक ने क्या था कि जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसको इन्होंने छोड़ दिया था, जो केवल भौतिक रूप से दिख रही है उसी चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आगे हमारे पास बौद्धिक, बौद्धिक के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान और एक अपोह, तीन चीजों को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आगे दोस्तों हमारे पास सांख्य दर्शन, इसके अंदर किस किस की बात करते हैं हम, इसके अंदर हम प्रत्यक्ष की बात करेंगे, अनुमान की बात करेंगे और आगम यानी कि शब्द की बात करेंगे। और पांचजन्य के अंदर भी हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की बात करते हैं। उसके बाद में वैशेषिक के अंदर प्रत्यक्ष और अनुमान की बात करते हैं। और ये आप देख लेना, जैसे रामानुज के अंदर हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की बात करते हैं, ये भी सेम है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, कौन कौन से प्रमाण कौन कौन से वेद के अंदर है, ये आप देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और अभी हम करने वाले हैं थोड़ा सा और इसमें से थ्योरी कर लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ और जो दार्शनिक है उनके नाम दिए हुए, सभी आप पढ़ लेना, सभी दार्शनिकों के बारे में पढ़ लेना, यहाँ पे ये जितने भी दिए हुए हैं। और इनकी जो फिलोसफी है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फिलोसफर एंड देयर फिलोसफी, यानी कि अलग अलग जो दार्शनिक है उनकी क्या क्या फिलोसफी थी दर्शन को लेके, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इन्होंने ज्ञान का अनुस्मरण यानी कि नॉलेज इज रिकलेक्शन, ये बात किसने कही थी, ये कही थी प्लेटो ने कही थी, इनका ये मानना था। और आगे ज्ञान या तो विश्लेषणात्मक है या फिर संश्लेषणात्मक है। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। ये बात किसने कही थी, ह्यूम ने कही थी, यानी कि नॉलेज इज आइदर एनालिटिक और सिंथेटिक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान संश्लेष्ट है, नॉलेज इज सिंथेटिक, ये बात किसने कही थी कि नॉलेज केवल सिंथेटिक है, ये बात कही थी कांट ने कही थी। उसके बाद में हम बात करते हैं ज्ञान बोध है और बोध ज्ञान है, नॉलेज इज परसेप्शन एंड परसेप्शन इज नॉलेज, ये बात किसने कही थी, बर्कले ने कही थी। ये आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है एग्जाम के अंदर। और आगे हम बात करते हैं जैसे विशुद्ध तर्क के विरोध, एंटीनोमीज ऑफ प्योर रीजन, ये किसने कहा था, कांट ने कहा था। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, ये किसने बात कही थी, विरोधाभास का नियम, ये किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। और उसके बाद में हम बात करते आगे, जैसे स्पष्टता एवं विशिष्टता, ये किसने कहा था, देकार्त ने कहा था। ये सभी आप देख लेना दोस्तों, ये सभी आप देख लेना दोस्तों, आप इनको आप एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इनमें से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि कैजुअलिटी इज सिंथेटिक, ये ह्यूम ने कहा था, ये हम ऊपर भी करके आए हैं ना। और कैजुअलिटी इज डेलिकेटिकल, हेगल ने कहा था ये बात। और कैजुअलिटी इज मैटीरियल, ये किसने कहा था, ये अरिस्टोटल ने कहा था, कारणता भौतिकता है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे ये भी आप पढ़ लेना दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आप एक बार पढ़ जरूर लेना ये कथन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ चुका है। और आगे जो हमारे और भी चीजें, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे सयादवाद के बारे में कौन से दर्शन ने कहा था, जैन दर्शन ने कहा था। उसके बाद में अनुपलब्धि के बारे में किसने बताया था, वेदांत ने बताया था। अपोह, अपोह की हम बात की थी ना हमने, बौद्ध दर्शन के अंदर की थी, अपोह के अंदर। और अपोह क्या है, अपोह वो है जो चीजें हमें सादृश्य दिख रही है, हमारे सामने जो चीजें दिख रही है उनको हम स्वीकार करेंगे, और जो ना दिखने वाली चीजें उनको हम छोड़ देंगे, वो क्या है, अपोह है। और आगे है अभाव, अभाव के बारे में किसने बात की थी, न्याय के अंदर हमने बात की थी।
ये आप सभी देख लेना दोस्तों, ये सारी चीजें आप एक बार जरूर 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 देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और आगे हम बात करते हैं, अरस्तु के दर्शन के सिद्धांतों का कर्म क्या था। ये हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इनका कर्म क्या था। ये हमने बात की थी ना, भौतिक कारण, मेटीरियल कॉज, ये हमने ऊपर बात की थी, अरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया था। नंबर 1 पे आएगा भौतिक कारण आएगा, फिर आएगा आकारिक कारण आएगा, फॉर्मल कॉज, उसके बाद में सक्षम कारण आएगा, फिर अंतिम कारण आएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर डिटेल से हम करने लगे ना तो पूरा 1 महीना इसके अंदर चला जाएगा। हम यहाँ पे कई चीजें ऐसी है जो हमारे समझ में आ रही है उनको हम समझेंगे, लेकिन कई चीजें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन हम उनके डीप में नहीं जाएंगे। जैसे अरस्तु के दर्शन के सिद्धांत का क्रम यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इन सिद्धांत के बारे में हम जाने, भौतिक कारण के बारे में जाने तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। ये 4 सिद्धांत है, 4 सिद्धांत के फिर आगे और भी पार्ट हो सकते हैं, तो हम ज्यादा डिटेल के अंदर इसको नहीं पढ़ेंगे। और आगे हम बात करते हैं न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयव का क्रम क्या हो सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा प्रतिज्ञा, फिर उदाहरण, फिर हेतु, फिर उपनय और फिर निगमन, ये चीज आएगी। और वैसे न्याय दर्शन के बारे में हम आगे और भी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपके दिल में, कलेजे में ठंडक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, 20 में जितनी भी शिफ्ट हुई है उनके क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कब का है हमारा, 24 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए 29 कि वैशेषिक दर्शन के अंदर किसको स्वीकार किया जाता है। और हमने 2 चीजों के बारे में बात की थी ना, 2 चीजें कौन सी थी हमारी, एक था प्रत्यक्ष था और एक था हमारा अनुमान था। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया है, उत्तर ए, केवल ए और बी। ये क्या है, प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अंदर हमने बात की थी ना, अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप इसको भूले ना, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और दोस्तों भूल मत जाना, नहीं तो पिटोगे, बहुत पिटोगे आप। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए वैशेषिक दर्शन के अंदर प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही चीजों की हम बात करते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूं दोस्तों। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, 2012 से लेकर 2020 तक हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर चाहिए और हमारे थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना निमिज नेट, उसके अंदर आपको हमारे पेड कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया गया है। अब देखिए बौद्ध धर्म की बात आ गई, बौद्ध धर्म में किसको स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में नंबर 1 तो ये देखिए अपोह, अपोह की हम बात करके आए ना, मैंने कई बार बात बताई है इसके बारे में आपको। नंबर 1 पे तो हम इसमें अपोह की बात करते हैं। और दूसरा किसकी बात करते हैं हम, दूसरा बताइए, हम दूसरा बात करते हैं, हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं, डायरेक्ट चीजों की बात करते हैं। इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर यही तो कहा गया है कि जो चीज हमें दिखाई देती है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देती उनको हम छोड़ देते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष, जो चीज हमारे सामने डायरेक्ट हो। तो इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है 3 आंसर दिया है, बी और ई इन्होंने आंसर दिया है। बी के अंदर क्या है, अपोह है, और ई के अंदर क्या है, प्रत्यक्ष। तो आप देख लीजिए दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप पहले थ्योरी करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। और आगे देखिए, आगे बहुत ही जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कथन अभिकथन के क्वेश्चन, आपको काफी कंफ्यूज कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है भाई हाय ये तो होगा ही नहीं, ये तो पता नहीं कैसे है। तो अब मैं आपको करवा के दिखा रहा हूं। अब देख लीजिए इसके अंदर ये क्या कहा गया है। श्रुति और स्मृति, इन दोनों के बीच में हमने बात की थी ना, सबसे पहले इसी के बारे में हमने पढ़ा था। ये देखिए यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। ये देखिए ये इन्होंने बात कही है कि दोनों के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो किसको ज्यादा सही माना जाएगा। तो ये हमने की थी ना, सबसे पहले ही हमने बात की थी। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज। ये देखिए हमने सबसे पहले ही इसके बारे में बात की थी। ये देखिए श्रुति
और इसके अंदर ये था, श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। यानी इसका जो अभिकथन ए है, ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये हमें पता चल गया यहाँ से। और देख लीजिए आप, अगर आप थ्योरी करते तो कितनी आसानी से कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं श्रुति वेदों उपनिषदी सॉरी श्रुति जो है वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। श्रुति क्या है, श्रुति जो भी हमारे वेद वगैरह है उनके बारे में जो बातें कही गई है ऋषि मुनियों के द्वारा, वो बताता है इसके बारे में। ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है, यानी कि जो विचार उन्होंने दे दिए उनको प्रयोग करना, आगे मॉडिफाई करके या फिर उसका विस्तार करना, वो हम कह सकते हैं स्मृति के अंदर। लेकिन जो श्रुति होती है वो हमारी ओरिजिनल चीज होती है, ये चीज है इनके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसका आंसर क्या दिया है, आंसर इन्होंने दिया है, उत्तर ए दिया है। एक के अंदर क्या है, ए और आर दोनों सही है। ये बात हम करके आए हैं ना ऊपर, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल राइट है यार, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने थ्योरी की है, थ्योरी से हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। और आर जो है ए की सही व्याख्या है, क्योंकि ये जो आर तर्क है ना, ये ए को बिल्कुल सही सपोर्ट कर रहा है। तो देख लीजिए यार कितना आसान है हमारे लिए करना, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप सबसे पहले थ्योरी कीजिए, थ्योरी के बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन करके देखिए। आपका नेट तो क्या है यार, आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर 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 कीजिए। और आप बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि क्या हमें ऐसे ही स्टडी करवानी चाहिए, पहले थ्योरी और उसके बाद में क्वेश्चन आपको दिखाने चाहिए, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है, आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर 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 बताना। और अभी मैं आपको और कई क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, हमारे इंडियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारे, हाँ ये तो वो है, ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये रहा हमारा सूची, मिलान करना, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए इसके अंदर कितना आसान है यार, कितना आसान हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जैन यहाँ पे संप्रदाय दिए हैं, यानी कि अलग अलग धर्म दिए हैं, और उनकी क्या क्या बातें किससे मैच कर रही है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे अपोह आ गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिए अपोह आ गया। अपोह में अपोह किसकी बात करता है, बौद्ध धर्म बात करता है ना अपोह के अंदर। तो ये देखिए ये क्या हो जाए, सी में क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा, सी का 2 आ जाएगा। अब सी का 2 देख लीजिए किसके अंदर है, सी का 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, और हमारा 3 के अंदर है। ये बात बिल्कुल सही है। और आगे हम बात करते हैं न्याय है, न्याय किसकी बात करता है, बौद्ध वेदांत किसकी बात करता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऊपर करवाई थी ना, याद है आपको। ठीक है, याद रख लीजिए अच्छे से, नहीं तो मैं आपको तोड़ दूंगा भाई, हाँ तोड़ दूंगा मैं, आप अच्छे से याद रखिए। इसका आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे 3 दिया हुआ इन्होंने, ए का 4 है। अभाव, अभाव किसकी बात, अभाव न्याय, ये देखिए अभाव किससे मैच हो जाएगा, न्याय से मैच हो जाएगा। अपोह मैंने आपको रटा दिया है, अपोह किससे होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चीज हो रहा है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सके। और दोस्तों आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं, आपको टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं, और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पेपर अलग अलग देते हैं। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन रिसर्च के आ चुके हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। अब ये देखिए एक और हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय ने अनुमान को एक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अब ये देखिए, ये 1 मिनट रुक जाइए, इसका मैं आंसर नहीं दिखाना चाहता, आपको दिखाऊंगा नहीं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय ने अनुमान को एक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और इसका मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको, आंसर आपको खुद देना है इसका आंसर। ये देखिए आंसर मैंने छुपा लिया भाई, ये छुपा लिया मैंने आंसर। अब ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अद्वैत वेदांत,
वशिष्ठा, द्वैत, चार्वक या सांख्य, कौन सा आएगा, क्या आंसर आएगा? और बिल्कुल आसान आंसर है भाई, इसका बिल्कुल आसान आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आप आंसर जरूर 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 देना, देखूंगा कौन इसका आंसर देता है या नहीं देता। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। और अब मैं आपको इसका आंसर तो खैर दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसका आंसर मेरे को देना, और जल्दी से मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, ताकि आपको आपको आंसर दिखाई ना दे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे और कौन सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है भाई हमारा, देखते हैं अगर कोई एक और क्वेश्चन है या नहीं है हमारा। काफी क्वेश्चन है यार, काफी क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ये सभी क्वेश्चन कर लेना भाई। और अभी देखिए, अगर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं हमारी ऐप के अंदर, पेड कोर्स के अंदर, उसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम इंडियन लॉजिकल के अंदर प्रमाण करने वाले हैं और इसमें काफ़ी तरह की टर्म्स हम करेंगे, जैसे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शेषावत, और काफ़ी तरह की टर्म्स है दोस्तों जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आती है। और इसके साथ साथ एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं, 2020 में इंडियन लॉजिकल से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, आज जो ये हम टॉपिक करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं 2020 में सभी शिफ्ट के अंदर, वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। दोस्तों आप में काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये आज की वीडियो देखते तो बिल्कुल आसानी से प्रमाण का ये पूरा का पूरा टॉपिक आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम थ्योरी करते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण क्या होता है? इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी दोस्तों, भारतीय दर्शन क्या है, और उसके अंदर हमने काफी तरह के टॉपिक किए थे, आस्तिक नास्तिक किए थे, और उसके अंदर काफी तरह की टर्म्स थी, और हमने किए थे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल थे, वो भी हमने किए थे। तो वो चीजें आप कर लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी हमने आपको बताई है, सारा टॉपिक अच्छे से करवाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। तो उसमें हमने बात की थी, प्रमाण की बात की थी, वहां पे थोड़ा सा जिक्र किया था हमने प्रमाण के बारे में। अब हम इसके अंदर पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए प्रमाण हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय दर्शन में प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान कराने में सहायता करे, यानी कि जो हमें सच जानने के लिए सहायता करे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। अर्थात वह बात जिससे किसी दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो, यानी कि जिसके द्वारा हमें कोई दूसरी बात पता चले, उसके सच के बारे में पता चले। प्रमाण न्याय का मुख्य विषय है। ये देखिए, जो प्रमाण है वो किसका विषय है दोस्तों? न्याय का मुख्य विषय है। न्याय हमने कल किया था दोस्तों, और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको कल दिखाए थे। परमा नाम है यथार्थ ज्ञान का। यथार्थ ज्ञान जो हमें सही तरीके से ज्ञान हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रमा, उसको हम बोलेंगे। यथार्थ ज्ञान का जो कारण हो, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो, उसे प्रमाण कहते हैं। ये वही बात आ गई ना, कि जिसके द्वारा
हमें ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गौतम ने 4 प्रमाण माने। गौतम ने 4 प्रमाण कौन कौन से माने? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 माने हैं। और इसके अलावा और जो भी हमारे प्रमाण हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए आगे हम बात करते हैं प्रत्यक्ष द्वारा जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो रहा हो और उसको हम संकेत के द्वारा उसके अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, संकेत के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे अनुमान कहेंगे। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे अनुमान प्रमाण में 5 खंड है जिसे हम अवयव कहते हैं। अनुमान के अंदर कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, जो वाक्य बतलाए हुए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे, और फिर है दोस्तों निगमन है। इन सभी टर्म्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बाद में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अब देखिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आग है, तो जहां पे आग हो वो क्या होगी दोस्तों? वो होगी प्रतिज्ञा होगी। यानी कि यहाँ पे आग है तो ये क्या होगी? प्रतिज्ञा। क्योंकि यहाँ धुआं है, यहाँ पे आग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे धुआं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेतु। हेतु यानी कि इन्होंने कारण दिया, कोई चीज दी है कि क्योंकि यहाँ पे धुआं है, तो वो क्या हो गया? हमारा हेतु है। आगे हम बात करते हैं, जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने क्या है कि एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया कि जहां जहां पे धुआं रहेगा ना वहां वहां पे आग रहेगी, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे उदाहरण मानेंगे। यहाँ पर धुआं है, यानी कि यहाँ पे धुआं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उपनय हुआ। यानी कि जो हमने उदाहरण दिया था उस उदाहरण को हमने कहीं पे अप्लाई किया और हमें पता चला कि यहाँ पे धुआं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपनय कहेंगे। इसके लिए आगे है, इसलिए यहाँ पर आग है, यानी कि यहाँ पर धुआं है, ये क्या हो गया? उपनय हो गया। और इसलिए आग है, रिजल्ट निकाल दिया कि यहाँ पे आग है, तो वो क्या हो गया? हमारा निगमन हो गया, यानी कि हमारा रिजल्ट वहां से आ गया। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। साधारणतः इन 5 अवयवों से युक्त वाक्य को न्याय कहते हैं, जिसके अंदर ये सभी, इस वाक्य, जिस वाक्य के अंदर ये सभी के सभी 500 चीजें इंक्लूड हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्याय कहेंगे। अतः इन 5 अवयवों से युक्त प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, जैसे ये चीज मैंने आपको कल भी करवाई थी कि भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये हमने स्कूल किए थे, अलग अलग स्कूल थे हमारे इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड और अलग अलग फिलोसफी से रिलेटेड, ये सभी हमने किए थे। अगर आप दोबारा से देखना चाहो तो इन सभी को आप दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो हमारे एग्जाम के अंदर आई हुई है। चार्वाक के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या माना था? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही इन्होंने माना था, अनुमान को इन्होंने नहीं माना था। ये अनुमान पे विश्वास नहीं करते। और इन सभी स्कूल के बारे में दोस्तों मैंने कल की जो वीडियो थी उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वही वीडियो देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। और उसमें भी मैंने 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको दिखाए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन वो किया हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। बौद्ध के अंदर क्या क्या प्रमाण थे हमारे? प्रत्यक्ष था, अनुमान था, और एक क्या था? अपोह था। अपोह वो अलग चीज है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, तो आप वो देख लेना। ये सभी के सभी आप देख लेना किस धर्म के अंदर, किस संप्रदाय के अंदर कौन सा प्रमाण इंक्लूड है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रमाण के मुख्य रूप से निम्न प्रकार है। जो हमारे प्रमाण है ना, ऊपर तो हमने क्या है कि ये थोड़ी बेसिक चीजें की थी, और अब हम इसके मुख्य रूप से जो टाइप है वो हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों हमारा है प्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? परसेप्शन इसको हम बोलेंगे। उसके बाद में हमारे पास अनुमान, इन्फ्रेंस इसको बोलेंगे। ये सभी सभी के सभी अभी हम करने वाले विद डिटेल, बिल्कुल आसानी से आपको करवाने वाला हूं मैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार इसको। पहले है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर है उपमान, फिर है हमारे पास शब्द, उसके बाद है अर्थापत्ति, और उसके बाद है अनुपलब्धि। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है दोस्तों प्रत्यक्ष आता है, और आप इसको इंग्लिश में भी देख लेना ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। प्रत्यक्ष को हम परसेप्शन कहते हैं। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों?
इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिय का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण में प्रमाण है वही प्रत्यक्ष है। देखिए, इसको मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यानी कि सेंस के द्वारा छू के, देख के, सुन के किसी चीज को महसूस करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कोई चीज होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। यानी कि जो हमारे सामने बिल्कुल डायरेक्ट हो, डायरेक्ट हम किसी चीज को सूंघ सकते हैं। और अगर कोई आदमी ये कहे कि यहाँ पे ना भाई यहाँ पे कुछ दारू पड़ी है, वहां पे ये कहे कि शराब पड़ी है, ठीक है, एक तो वो केवल व्यक्ति कह रहा है, वो कहने से उसकी बात झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें वहां पे स्मेल आए, दारू की स्मेल आए, तो हमें प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे रियल में शराब पड़ी हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण इसको हम कहेंगे। और आगे हम बात करते हैं। गौतम ने न्याय सूत्र में कहा है कि इंद्रियों के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है। हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखाई दे अथवा हम उसके ताप का अनुभव करें, तो यह क्या है? हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। आग जल रही है, हमें दिख रहा है, हो सकता है वहां पे एलईडी स्क्रीन लगी हुई हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण कब होगी? जब हम उसके पास जाएंगे और हमें गर्माहट महसूस होगी, तभी हमें पता चलेगा ना कि वो रियल में आग वहां पे जल रही है। लेकिन हमें बहकाया भी जा सकता है एलईडी स्क्रीन लगा के, लेकिन एलईडी स्क्रीन लग रही है, हमें लग रहा है कि वहां पे आग जल रही है, लेकिन रियल में वहां पे आग नहीं जल रही। लेकिन जब हम उसके पास जाएंगे, हम गर्माहट महसूस करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हुई है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए निमिज नेट। उसके अंदर आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, और 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने अलग अलग किए हुए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप ये अच्छे से स्टडी करना चाहे तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, परसेप्शन जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको हम दो भागों में कौन कौन से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्डिनरी, इसको हिंदी में कहते हैं लौकिक कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, ये सभी के सभी ध्यान आप नाम ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर नाम चेंज करके वो दे देते हैं हर बार, तो आप इनको ध्यान में रखना। इसको ऑर्डिनरी भी कहते हैं, लौकिक भी कहते हैं। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं लौकिक, या फिर साधारण भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए, जो लौकिक है हमारा, ऑर्डिनरी है, उसके 6 टाइप है। अब देखिए यहाँ पे एक, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रमाण के कितने प्रकार है? प्रमाण के इन्होंने 6 टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब देखिए, प्रमाण के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष के अंदर 2 टाइप आ गए हमारे। प्रत्यक्ष के कितने? 2 टाइप आ गए। एक आ गया हमारा लौकिक, और एक आ गया अलौकिक हमारा आ गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे एक आ गया, ये लौकिक आ गया, ठीक है। और जो दूसरा आएगा हमारा, दूसरा आएगा अलौकिक हमारा आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी कि जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के 2 टाइप है, ठीक है, लौकिक और अलौकिक। अब जो ये 2 टाइप है ना, लौकिक और अलौकिक, इनके भी टाइप है, समझे, इनके भी टाइप है, ठीक है। तो इनको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। और आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ना वही चीज़ मैं आपको बता दूंगा, और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो हमारा लौकिक है, लौकिक जैसे हमने बात की थी कि जो चीज़ हमारे सामने हो, हमारी सेंस के थ्रू हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है? देखिए, नंबर 1 पे आते हैं विजुअल परसेप्शन, यानी कि जिससे हम अपनी आंखों के द्वारा देख के किसी चीज़ के होने या ना होने का आंसर निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विजुअल परसेप्शन कहेंगे, या चाक्षुक प्रत्यक्ष उसको हम कहेंगे। दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। इनमें से क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारे जो 6 टाइप है,
6-7 टाइप जो है इनमें से क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारे 6 टाइप है, इनमें से क्वेश्चन आए, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो का पूरा देखना दोस्तों, अंत तक देखना, मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। अब ये देखिए, सबसे पहले विजुअल परसेप्शन, यानी कि जिसको हम देख के किसी चीज के होने या ना होने का पता लगाए। उसके बाद में है ऑल फैक्ट्री, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज को सूंघ के उसके होने या ना होने का पता लगाते हैं। परसेप्शन बाय द नॉइज, यानी कि जिसे हम नाक के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। आगे है ऑडिटरी, इसके अंदर क्या होता है, परसेप्शन बाय द ईयर, यानी कि सुन के किसी चीज के होने या ना होने का पता करते हैं। उसके बाद में है टेक्टाइल, टेक्टाइल के अंदर क्या होता है, स्पर्श द्वारा किसी चीज को छू के हम देखते हैं। जैसे पानी है, पानी अब हमें पता नहीं है कि वो गर्म है या कैसा है, उसके अंदर हम हाथ डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पानी तो यार बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। अब देखिए पानी है नॉर्मल, वो हमें ऐसे लग सकता है कि ये हाँ नॉर्मल पानी है, लेकिन हाथ डालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितना ज़्यादा वो ठंडा है, कितना वो गर्म है। और उसके बाद में हम बात करते हैं गेस्चरी, गेस्चर के द्वारा सॉरी गेस्टरी, इसके अंदर रसायन प्रत्यक्ष, जैसे फल खाने पर जान पड़ता है कि वह मीठा या खट्टा है। अब देखिए हमारे संतरे होते हैं, ठीक है, संतरे, कई संतरे तो बहुत मीठे होते हैं, खाने में मजा आता है, लेकिन कई संतरे तो ऐसे होता ना काफी खट्टे होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमें खाने से ही पता चलेगा। और हुआ है ना आपके साथ, ऐसा हुआ है ना कि कई बार आपने फल खाया होगा और संतरा खाया होगा, वो बहुत ही खट्टा निकला है, पूरा मूड खराब हो गया होगा। किसके साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर 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 बताना हमें, ताकि थोड़ा मजा आ सके। और आगे हम बात करते हैं मेंटल अवेयरनेस, यानी कि मानस प्रत्यक्ष, जैसे सुख दुख दया आदि का अनुभव करना। यानी कि कोई व्यक्ति दुखी लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको ठेस पहुंची है, तो इसके द्वारा हम किसी चीज का पता लगाते हैं, तो उसे मेंटल अवेयरनेस कहते हैं। तो ये सारे 6 हैं, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और चलिए हाँ, इसमें ही हमने इंक्लूड किया, ये देखिए 12 नवंबर 2020 का पेपर है ये। और इसके अंदर किस तरह से हमारा क्वेश्चन आया था, भारतीय शास्त्रीय तर्क शास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, यानी कि जिसके अंदर हम सेंस की बात नहीं करते, कौन सा है इसके अंदर वो हमें देखना। मनस, मनस की अभी हम बात करके आए ना, जो मानस, ये देखिए मानस प्रत्यक्ष, ये आ गया ना नंबर 6 वाला मानस, यानी कि मेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं, ये तो इसके बिल्कुल राइट है। इसने क्या क्या कहा है कि कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। आगे हम देखें चक्षु, चक्षु यानी कि जो हमारे चक्षु क्या होते हैं, चक्षु हमारे होते हैं आंख, जो होती है आंखों के द्वारा। ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। आगे है स्त्रोत, स्त्रोत यानी कि जिससे हम सुन के करते हैं किसी चीज से। तो अब ये देखिए सविकल्प, ये हमारा अलग है दोस्तों, इसके बारे में हमने बात नहीं की थी, इसके बारे में बात नहीं की थी ना, ये देखिए सविकल्प इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक एक टॉपिक को विद क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका नेट तो क्या, आपका जेआरएफ भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारे नोट्स ले लीजिए, अच्छे से स्टडी हो जाएगी आपकी भाइयों बहनों। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक, अलौकिक के बारे में हम बात करते हैं। और परसेप्शन है वो 3 टाइप, इसके अंदर क्या है, अलौकिक के अंदर 3 टाइप हो सकते हैं। लौकिक के अंदर हमने 6 टाइप किए थे, और इसके अंदर अलौकिक के अंदर हम 3 टाइप करने वाले हैं। देखिए अलौकिक, अलौकिक के अंदर क्या होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष दूरस्थ या अविद्यमान पदार्थ को भी ग्रहण करता है, यानी कि जो चीज हमसे दूर है उसको भी हम उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सामने नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, तीन तरह की चीजों की बात करते हैं हम। अलौकिक निष्कर्ष में 3 तरह की चीजें आती है, एक होता है सामान्य लक्षण, एक होता है ज्ञान लक्षण, तीसरा होता है योगज होता है। अब देखिए इसमें नंबर 1 पे बात करते हैं, हम सामान्य लक्षण की बात करते हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर हमें किसी चीज के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है और उसी से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं।
ज्ञात सामान्य या सामान्य ज्ञान को सामान्य लक्षण निष्कर्ष कहा जाता है। इसके अंदर हमें जैसे मान के चलिए कहीं पे कीचड़ हो गया है, ठीक है, हम ये सोचते हैं भाई कीचड़ तो बारिश की वजह से हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे हम उसका आंसर निकाल देते हैं भाई हाँ यहाँ पे बारिश हुई हुई होगी, लेकिन हो सकता है ऊपर से किसी ने फवारा चला दी, उस पूरी गली के अंदर फवारा चला दिया हो, ठीक है, और इवनिंग का टाइम हो, हमें ऐसा लगे कि यार यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो हमें कुछ चीजों का ज्ञान होता है और उसी के द्वारा हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ऊट पटांग आपको नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी बहुत ही ज्यादा डिटेल में हिंदी भाषा का यूज किया गया है। तो आप इसमें ऐसे ही समझ लीजिए जहाँ पे हमें किसी चीज का सामान्य ज्ञान हो और उसी के द्वारा कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य लक्षण उसको हम कहेंगे। आगे हम कहते हैं ज्ञान लक्षण कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, when one sense organ can also perceiving quality not attributable to it, as when seeing a chill one noun that it would be better or hot। इसके अंदर क्या होता है, ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज है उसको देख के हमने उसका आंसर निकालने की कोशिश की है, उसका हमें ज्ञान था, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना कि ज्ञान लक्षण। जैसे हमने मिर्च ली, ठीक है, मिर्च को देख के हमने कहा भी ये ना बहुत ही ज्यादा तीखी हो सकती है, तीखी होगी यार ये मिर्च। और जैसे लाल मिर्च हमने ले ली, लाल मिर्च को देख के हम कहेंगे ओहो हो ये तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वहां पे हमने आंसर जो निकाला वो कहाँ से निकाला, ज्ञान लक्षण से निकाला, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्ञान था, पहले से उसके बारे में हमें नॉलेज थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, ज्ञान लक्षण इसको हम बोलेंगे। आगे हमारे पास योगज है। योगज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर। व्हेन सर्टेन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द पावर ऑफ योगा कैन परस्यू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड हैव सुपर नेचुरल एबिलिटीज आइदर कंप्लीट और सम। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हम योगा के द्वारा हम आत्मा का अनुभव करते हैं, योगा के द्वारा जैसे मेडिटेशन करते हैं हमें बहुत अच्छा फील होता है, योगा के द्वारा हम अपने आप में बदलाव लेके आने की कोशिश करते हैं, योगा के द्वारा अपनी सेंस के द्वारा किसी चीज के होने या ना होने का पता करते हैं, हम भगवान को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, योगज होगा, ठीक है, योगज होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये तीन चीज हमने की अलौकिक के अंदर की, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देर आर टू मॉडल और स्टेप इन परसेप्शन। प्रत्यक्ष के में दो तरीके या चरण होते हैं, प्रत्यक्ष में दो तरीके या चरण है। ये हमारे लिए करना क्यों जरूरी है, अब देखिए अभी हम प्रत्यक्ष पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम प्रत्यक्ष को ही लेके चल रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हमारे प्रमाण के 6 भाग है ना, 6 भाग में से अभी भैया प्रत्यक्ष ही चल रहा है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, प्रत्यक्ष चल रहा है। तो ये सभी मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यार इनमें से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको फालतू की चीजें बताऊं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो प्रत्यक्ष के दो तरीके चरण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 पे है निर्विकल्प, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, निर्विकल्प। व्हेन one just perceive an object without being able to know its future, यानी कि जिसके अंदर हम उसके फीचर के बारे में नहीं पता होता लेकिन फिर भी हम उसको रिसीव कर लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते। निर्विकल्प यानी कि उसके विकल्प के बारे में हमें नहीं पता, उसके अलग अलग फीचर क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमें नहीं पता, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इस प्रत्यक्ष में वस्तु के स्वरूप मात्र का भान होता है, उसका स्वरूप कैसा है वो हमें पता होता है, बस उसकी विषय भूत में परस्पर संबंध का ज्ञान नहीं होता। अतः इस प्रत्यक्ष की विशेषणता है भगवान, काफी उठपटांग शब्द आने शुरू हो गए। अब इसको आप ऐसे ही समझिए कि जिसके जिसके फीचर वगैरह के हम के बारे में हमें नहीं पता, उसके गुण लक्षण वगैरह नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, निर्विकल्प हम उसको
कहेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं सह विकल्प की बात करते हैं, जिसके अंदर सभी विकल्प हो, सभी ऑप्शन हो। व्हेन वन इज एबल टू क्लियरली नोन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह प्रत्यक्ष विशिष्टाग्राही होता है। इसकी विशेषता, हे भगवान, दोबारा फिर वही चीजें आ गई, ठीक है, काफी ऊट पटांग है। तो इसके अंदर आप इतना ही समझ लीजिए, सह विकल्प जिसके फीचर के बारे में हम जानते हैं, उसकी सभी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं, तो उसको हम अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे ना, तो दोस्तों भारतीय दर्शन हमारा 1 महीने में जाके कंप्लीट होगा। मैं आपको यहाँ पे केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, और हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है, तो आप हमें ज़रूर 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 बताना, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए यार, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, आगे हम नंबर 2 पे बात करते हैं, अनुमान की बात करते हैं, और अनुमान को हम इंग्लिश में इन्फरेंस कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्यक्ष को लेकर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसको हम अनुमान कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष हमने क्या किया था, हमने देखा कि आग जल रही है, यानी कि जहाँ पे धुआं है वहां पे आग होती है। इससे हमने एक उदाहरण क्रिएट कर लिया कि जहां जहां पे धुआं जलेगा वहां पे हमारी आग होगी। इससे हमने अनुमान लगाना शुरू कर दिया चीजों का, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। अब देखिए, हमने बराबर देखा कि जहां धुआं रहता है वहां आग रहती है, तो इससे हमने क्या है, अनुमान लगाया ना किसी चीज का, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। इसी को न्यायिक व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, जो अनुमान की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये धुआं उठ रहा है, हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे आग हो सकती है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ और वजह से धुआं उठ रहा हो, क्या कि हो सकता है आर्टिफिशियल किसी मशीन से धुआं क्रिएट किया जा रहा हो, आग ना लग रही हो, लेकिन हमने यहाँ पे अनुमान लगाया ना कि यहाँ पे आग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे धुआं है, और धुआं हमने प्रत्यक्ष रूप से एक चीज में देखा था, वहां पे धुआं था और वहां पे आग जल रही थी। यहाँ पे हम वही अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये अनुमान हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनुमान तो अनुमान होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अनुमान के अंदर हमारी कितनी चीजें आती है, 5 तरह की चीजें आती है अनुमान के अंदर। ये पांचों की पांचों चीजें आप अच्छे से कर लेना, ये चीजें हमने ऊपर भी की थी। नंबर 1 पे आती है प्रतिज्ञा, आती है दोस्तों। और प्रतिज्ञा को हाइपोथेसिस भी कहते हैं, साध्य का निर्देश करने वाला, अर्थात अनुमान से जो बात सिद्ध करना है उसका वर्णन करने वाला वाक्य क्या कहलाता है, प्रतिज्ञा कहलाता है। यानी कि जो बात हमें सिद्ध करनी है, उसके लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पर आग है, यहाँ पर आग है, ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर आग है, इसी से हम सिद्ध करेंगे ना किसी चीज को, तो ये क्या होगी, हमारी प्रतिज्ञा हो गई। ठीक है, अनुमान से जो बात सिद्ध करना है उसका वर्णन करने वाले वाक्य को हम प्रतिज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप इंग्लिश में देखना, प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद होना जरूरी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में जो वर्ड है थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हेतु। हेतु क्या होता है, हेतु को इंग्लिश में हेतु ही कहा जाता है, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आता है, जिस लक्षण या चिन्ह से बात प्रमाणित की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, हेतु बोलेंगे। जिसके द्वारा, जिस लक्षण के द्वारा, जिस साइन के द्वारा किसी बात को प्रमाणित किया जाए। जैसे क्योंकि यहाँ धुआं है, यहाँ पे आग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धुआं है, तो धुआं क्या हो गया, हमारा हेतु हो गया, जिसको, जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं नंबर 3 पे। उदाहरणों के बारे में हमने बात की थी कि हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसका हमें ज्ञान हो जाता है, और उसी चीज को हम फिर दूसरी जगह पे लागू करते हैं और वहां पे अनुमान लगाते हैं, भाई हाँ यहाँ पे ये चीज हो सकती है। तो जो हमने अनुमान लगाया है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, उदाहरण कहेंगे। जैसे जहां जहां पे आग होती है वहां पे धुआं होगा। जो जो धुआं है ना, धुआं क्या है कि उदाहरण हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, कि जहां जहां पे धुआं होगा वहां पे आग होगी, तो ये क्या होगा, हमारा उदाहरण हो जाएगा। जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में, ठीक है। तो ये हमारा जो धुआं है, धुएं को हमने एज ए उदाहरण मान लिया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उपने, उपने की हम बात करते हैं, जो वाक्य बतलाए हुए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम उपनय कहेंगे। यानी कि जिसके द्वारा हमें पता चले, जो ये बतलाए, जो वाक्य बतलाए हुए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे। जैसे कि यहाँ पर धुआं है, यहाँ पर क्या है, धुआं, ये क्या हुआ, हमारा उपनय हुआ, यहाँ पे धुआं है। और आगे हम बात करते हैं निगमन। निगमन के अंदर क्या होता है, सिद्ध की जाने वाली बात सिद्ध हो गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, निगमन कहेंगे। यानी कि बाद में हमने देखा भाई रसोई घर के अंदर धुआं है, ठीक है, वहां पे हमें जब बाद में पता चला, हाँ भाई रियल में यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो वो क्या हो गया, हमारा निगमन हो गया। यानी कि जो बात हमारी सिद्ध हो जाए, रिजल्ट निकल जाए, निष्कर्ष निकल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, निगमन हम उसको बोलेंगे। अनुमान के भेद क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अनुमान के क्या क्या भेद हो सकते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान के 3 भेद बताए गए। कौन कौन से बताए गए हैं, हमारा पूर्वत है, शेषवत है, और एक और है हमारा नंबर 3 पे एक और है हमारा सामान्य तो दृष्ट। ठीक है, ये तीन है, इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, और इसमें से हमारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना जरूरी है। देखिए अनुमान के भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे है पूर्वत, यानी कि कारण से कार्य अनुमान, जैसे मेघ से भावी वृष्टि का। पूर्वत यानी कि हमें किसी चीज के बारे में पहले ही आभास हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वत कहेंगे। जैसे कि बादल गरज रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आज बारिश होने वाली है, हमने पहले ही उसका भविष्य निर्धारित कर दिया ना कि क्या होने वाला है, पहले ही हमने उसके बारे में अनुमान लगा लिया किसी चीज के बारे में, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ववत इसको हम बोलेंगे। शेषवत, शेषवत के अंदर क्या होता है, जिसके द्वारा हम कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई बात होगी, ठीक है, और उसका शेष क्या बचता है, निष्कर्ष क्या बचता है, उससे हम कोई चीज का रिजल्ट निकालने की कोशिश करते, तो उसे हम क्या कहेंगे, शेषवत कहेंगे। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे प्रवाह की पूर्णता। अब देखिए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये हमारा 11 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आया है, ये देखिए। तालाब का पानी मटमैला है, ठीक है, तालाब का पानी कैसा है, मटमैला है, यानी कि वो मैला कुचैला है। विगत रात अवश्य बारिश हुई होगी। अब यहाँ से हमने क्या है कि एक आंसर निकालने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि तालाब का जो पानी है ना वो मटमैला है, तो हो सकता है यहाँ पे हमारी बारिश हुई हो। तो यहाँ पे किस तरह का हमारा अनुमान लगा है, शेषवत अनुमान यहाँ पे हमारा लगा है। यानी कि उससे हम किसी रिजल्ट निकालने की कोशिश की है, कोई चीज घटित होगी तो उससे ये हो सकता है। तो इसका उदाहरण ये है, और एक और मैं उदाहरण इसका दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, आएगा तो इसका, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और भी हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य तो दृष्ट। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य कारण भाव का नियमन होने पर भी, जैसे एक स्थान में देखे गए पदार्थ की अन्य स्थान में सामान्यता देखना, यानी कि एक जगह पे हमने कोई चीज देख ली और उसी को दूसरी जगह पे हम समान करने की कोशिश करते हैं, उनको एक जैसा मानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, सामान्य तो दृष्ट वहां पे माना जाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इस सहचर नियम के आधार पर प्रातः पूर्व में देखे गए सूर्य को सायकाल पश्चिम में देखकर सूर्य के पूर्व से पश्चिम जाने का अनुमान होता है। अब देखिए हम शुरू के अंदर सूर्य उगता हुआ देखते, धीरे 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 लाइट तेज होती है। उसी तरीके से जब इवनिंग को देखते हैं, सूर्य डूबता तो धीरे 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 लाइट बिल्कुल कम होने लगती है। तो वहां पे क्या है कि हमने दो चीजों को कंपेयर करके देखा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा सामान्य तो दृष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, देखिए पूर्वत हो गया, शेषवत हो गया, सामान्य तो दृष्ट हो गया, इनको भी आप देख सकते हैं आसानी से।
आगे हम नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों। हमारे पास है उपमान, यानी कि कंपैरिजन करना किसी चीज का, दो चीजों का कंपैरिजन करके किसी चीज का जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, कंपैरिजन कहेंगे। अब देखिए, जैसे नील गाय के सदृश्य होती है। नील गाय किसके सादृश्य होती है, गाय के सादृश्य होते हैं। नील गाय आपने देखी होगी, जो थोड़ी नीले नीले रंग की होती है, वो कैसी होती है, वो हमारी गाय के जैसी होती है। अब मान के चलिए हम किसी को बता रहे हैं कि नील गाय कैसी होती है। अब जैसे आप में से भी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी नील गाय कैसी होती है, तो उसको भी हम क्या कह रहे हैं, उसको भी हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं। भाई जो नील गाय होती है ना, वो गाय के जैसी होती है। उसके भी क्या है, चार टांगे होती हैं, पूंछ होती है, और वो उस पर बहुत ज्यादा बाल नहीं होते शरीर के। आप ये मान के चलिए कि गाय जो होती है ना, गाय के जैसी ही होती है। अब ठीक है, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे किसी देखी हुई चीज को देख के, यानी कि जो चीज हमें पहले से पता है उसके द्वारा हम किसी और अन्य चीज को जानने की कोशिश करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, कंपैरिजन उसको बोला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि उपमान मीन्स कंपैरिजन एंड एनालॉजी। और इसमें से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है 2-3 दिन पहले, वो आप वीडियो जरूर देखना। इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको पता चल जाएगा। हिंदू स्कूल कंसाइडर इट इज एज ए प्रॉपर मीन ऑफ नॉलेज। इसको हिंदू स्कूल ने प्रॉपर मीन ऑफ नॉलेज माना है। द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज फॉर्मली कॉल्ड उपमयम। ठीक है, इसको उपमयम बोला जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड उपमान। इसका जो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको उपमान बोला जाता है। while the attributes are identified as सामान्य, इसको क्या बोला जाता है, सामान्य बोला जाता है। ये चीजें भी आप देख लेना। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ हमारा 12 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र में जान के किसी साधन से दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है, यानी कि जिसके अंदर जानबूझ के किसी दो चीजों के बीच में समानता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तुलना, यानी कि कंपैरिजन हम उसको बोलेंगे। यही चीज तो हमने की थी ना कि जो चीज हमें पता है उसके द्वारा हम किसी अन्य चीज के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, समानता देखने की कोशिश करते, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन हम उसको बोलेंगे, तुलना हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम शब्दों के द्वारा किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें कोई एक्चुअल में फिगर दी हुई होती है, उस फिगर पे हम विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ये चीज बिल्कुल सही होगी। अब देखिए, किसी ने कोई बात कह दी है, उसकी बात पे अब जैसे मान के चलिए कि मैथ का कोई फॉर्मूला दे दिया जाता है हमें, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे कोई बहुत बड़े टीचर आ जाए, वो हमें कहे कि ये लो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन निकलेगा, तो उनकी बात पे हम विश्वास कर लेते हैं। हम पहले ये चेक नहीं करेंगे कि हाँ आपने फॉर्मूला सही बनाया या गलत बनाया है, गलत तो नहीं बनाया आपने ये फॉर्मूला, हम चेक नहीं करते। चेक करने में हो सकता है हमें 1 महीना लग जाए, उसको प्रूव करने में 1 महीना लग जाए, लेकिन हम उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, उस फॉर्मूले पे विश्वास कर लेते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, शब्द प्रमाण कहेंगे। अब एक और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कोई वैज्ञानिक हमें कहे कि पृथ्वी और चांद के बीच दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, तो हम उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शब्द प्रमाण हमारा हो जाएगा। अब देखिए नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास अर्थापति है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम किसी चीज को देख के उसकी स्थिति का अनुमान लगा के किसी चीज के बारे में रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। उसके पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और फिर हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, भाई इसका कहने का मतलब क्या हो सकता है और इसका क्या मतलब हो सकता है, ये क्या अर्थ हो सकता है इसका। अब देखिए, इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, और ये जो एग्जांपल है दोस्तों हमारा यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आ चुका है, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या है। जैसे देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता
खाता फिर भी बहुत मोटा है। अगर मैं आपको कह दूं भाई मैं ना दिन में कुछ भी नहीं खाता, या फिर ये कह दे कि जो देवदत्त है ना, ये देखिए ये जो हमारा मोटू पतलू है, इसके बारे में आप जानते होंगे, कि हम कह दे कि जो ये मोटू है ना दिन में कुछ भी नहीं खाता फिर भी बहुत मोटा है ये, तो फिर हम इससे अर्थ क्या निकालेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे कि ये फिर जरूर रात को भोजन करता होगा, रात को बहुत खाता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या अर्थ निकाल लिया कि कोई व्यक्ति अगर दिन में खाना नहीं खा रहा है फिर भी वो मोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो रात को भोजन करता होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अर्थापति हो जाएगा, यानी कि किसी चीज का हम अर्थ निकाल रहे हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था हमारा 12 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया है ये। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, किस तरह से इन्होंने पूछा हुआ है। कक्ष में अनिल की सहभागिता उदासीन है, यानी कि जो अनिल है वो बहुत ही नर्वस रहता है। उसके माता पिता भी उसे सक्रिय नहीं मानते, उसके माता पिता भी उसको सक्रिय एक्टिव नहीं मानते, परंतु परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा से लेकर उत्कृष्ट रहा है, यानी कि लेकिन उसके बावजूद भी वो परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, अतः वह चुपके से एकांत में जरूर पढ़ता होगा। अब देखिए हमने आंसर निकाला ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अनिल है ना, अनिल क्लास के अंदर बिल्कुल चुपचाप रहता है और नर्वस सा रहता है, किसी से बोलता नहीं है। उसके माता पिता भी कहते हैं कि ये एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमेशा उसके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों कि हमने क्या इसका अर्थ निकाला, इसका अर्थ हमने ये निकाला कि वो फिर चुपचाप होके पढ़ता होगा, आसानी से पढ़ता होगा, वो चुपचाप रह के एकांत में पढ़ता होगा। यहाँ पे हमने क्या अर्थ निकाल लिया ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अर्थापति हमारा ये आंसर हो गया। और ये देख लीजिए 12 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आसानी से आप यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर। आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज अलग अलग किए हैं। जैसे कि आज तक जो भी हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज के वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन किए हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये थ्योरेटिकल नोट्स भी देते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी चलिए आगे हमारे पास नंबर 6 पे अनुपलब्धि है, यानी कि अभाव। अभाव में हम किसी चीज का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या होगा, अनुपलब्धि या अभाव होगा। इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे हिंदी में मैंने दिया हुआ है। देखिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब वह वस्तु नहीं है, इस प्रकार उस वस्तु के अभाव का ज्ञान हमें होता है, यानी कि कोई चीज हमें दिख नहीं रही है। अब जैसे मान के चलते एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान के चलिए कि एक स्टूडेंट है, अनिल नाम का स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट हम लेके चलते हैं। ये स्टूडेंट डेली क्लास के अंदर आता है, अच्छे से बात कर, मान लो डेली क्लास के अंदर आता है, अच्छे से काम करता है, लेकिन मान के चलिए एक दिन ये ना आए, इसका अभाव हो गया ना। एक दिन ये ना आए तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि यार हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, यार ऐसा तो वो लड़का नहीं है कि छोटी मोटी बात के लिए रह जाए, जरूर कोई ना कोई जरूर बात होगी, बड़ी बात होगी, ठीक है। उसके अभाव में हमने क्या है, रिजल्ट निकालने की कोशिश की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाव हम उसको कहेंगे। और इसके अंदर क्या है कि इस अभाव का ज्ञान इंद्रिय सनिष्कर्ष आदि के द्वारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय सनिष्कर्ष भाव पदार्थों के साथ होता है, इसके द्वारा हम सेंस के द्वारा हम नहीं कर सकते, बट उसका अभाव होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता, तब हम उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे टीचर के पास पैसे नहीं है, हमें अभाव का पता चला, इससे हम और भी बातें जान सकते हैं अब कि इसलिए वो हमें अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। अब मान के चलिए कोई टीचर है, उसे कम पैसे दिए जा रहे हैं और हमें पता चले कि ये जो टीचर है ना वो सही से नहीं पढ़ा रहा, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे, ये यार इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसे मैनेजमेंट द्वारा बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो अच्छा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में इसका। तो यहाँ पे हम किसी चीज का अभाव होने की वजह से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे,
अभाव कहेंगे और दूसरा क्या कहेंगे, उसे अनुपलब्धि कहेंगे। किसी चीज के उपलब्ध ना होने की वजह से जो हम रिजल्ट निकाले उसे हम क्या कहेंगे, अनुपलब्धि कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर देख सकते हैं। और ये जो हमारा मीनिंग हम निकालते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा प्रमाण कर लिया है। लगभग जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर वो मैंने आपको हर पॉइंट के साथ, हर टॉपिक के साथ दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल जवाब है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, हमने सारी की सारी चीजें कर ली है। प्रत्यक्ष कर लिया, अनुमान कर लिया, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको करवाई है। और साथ ही साथ मैंने आपको सभी क्वेश्चन भी दिखाए। 2020 में जो जो क्वेश्चन हमारे आए हैं वो मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं। इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के और भी बहुत से टॉपिक है हमारे, जैसे वेन डायग्राम हो गया, हमारी डेफिनेशन होगी, हमारी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होगी, तो उसके भी हमारे इसके अंदर क्वेश्चन है। ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए विरोधी, विरोधाभासी, ये हमारा वो है जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है ना, ये देखिए कंट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टर्न, ये भी हमारे क्वेश्चन इसके अंदर है। तो दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ये नोट्स ले सकते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप बताइए कि क्या हमारा ये तरीका है पढ़ाने का, ये तरीका सही है या नहीं है। तो दोस्तों आप सभी के कमेंट का मुझे जरूर जरूर इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।